वेलकम बैक टू माय चैनल दी आर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में, यानी कि फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या, कैसे का आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहला क्या है पहला देखते हैं। पहला है कि तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आसमान में तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला फैक्ट का क्या आंसर है, आखिर क्यों तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो है आंसर देखते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे हमारी बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ा वॉइस में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य सही नहीं है, तभी हम जहाँ तक चाहेंगे आपको स्पष्ट सब समझा। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। उल्काएं आप जानते होंगे, उल्काएं भी कहलाती हैं। ये जो होता है वो अधिकतम उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े यानी कि उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। इन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि तारा हमें टूटता हुआ दिखाई क्यों देता है। तो देखते हैं अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट है मेंटल ठाकुर के रिलेटेड दिया गया है। तो अगला फैक्ट है हमारा कि जो दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिन में तारे नहीं दिखाई देते और जैसे ही शाम या रात हो जाती है तारे हमें स्पष्ट रूप से टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। आखिर क्या कारण होता है जो तारे हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं, आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके अलावा और भी लोग ये फैक्ट जान सकें। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है। सघन वायुमंडल है जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं होता है, आप लोग जानते हैं कि चांद पर वायुमंडल नहीं होता है, वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। आप अगर चांद पे जाएं, वो पहली बात तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, अगर आप जाएं तो आप वहां पे दिन में भी स्पष्ट रूप से तारे देख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा फैक्ट, अगला देखते हैं क्या फैक्ट मेंटल ठाकुर के से प्राप्त हो रहा है। तो अगला है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप लोगों को हम बता रहे हैं, जहाँ तक मेरा सेंस है और साइंटिफिकल और अदर जो इम्पोर्टेंस बुक्स हैं वहाँ से ये लिया गया है। तो देखते हैं कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाती है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। आप लोग जानते हैं, जब पानी को हम कन्वर्ट करेंगे इन आइस, तो उसका जो घनत्व है या उसे बोलते हैं आयतन, वो घटने की जगह बढ़ जाता है, जिससे वो हमारा ये जमकर जो हो जाता है उसका आयतन घटने की जगह बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी भारी हो जाता है और बर्फ़ हल्की हो जाती है, इसलिए पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो कैसा लगा फैक्ट जानकर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती। आप लोगों ने देखा होगा कि मकड़ी जब जाला बनाती है तो उसमें वो
घूमती रहती है, हाँ यानी उल्टी है, फलांगती है, यानी हर काम करती है, मगर वो नहीं फंसती है। क्यों नहीं फंसती है, क्यों नहीं चिपकती है, आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बताते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है। तो मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जाल होता है वो चिपक जाता है। लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। कि आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाली नहीं होता है, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है, वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है, और जो तरकीब होती है वो निकालती है कि वह रोज़ाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करती है, ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल से नहीं फंसती और इससे घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ी के पास ऑयल ग्रंथियाँ नहीं होती है, जो वैज्ञानिक कहते हैं इट इज़ रॉन्ग। वही कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना और फैक्ट का कमेंट में लिखना ना भूलें। तो अगला फैक्ट देखते हैं। मेंटल ठाकुर के आपसे मिलना है कि जो जुकाम हो जाने पर हमारी जो नाक से गंध का अनुभव होना बंद क्यों हो जाता है। कहने का मतलब है, जिस हिसाब से हम जीभ से टेस्ट करते हैं किसी के स्वाद को, उसी हिसाब से अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु की महक स्वादिष्ट आ रही हो या गंदी, उसको हम पता नहीं कर सकते, यानी गंध का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा, हम देखते हैं अपने फैक्ट में कि गंध को सूंघने के कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। माइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचने वाली तंत्रिकाओं के सिरे श्लेष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। जिस हिसाब से अभी हमारा राष्ट्रपति सीजन चल रहा है, क्योंकि हमें सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, बोलने में भी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी। तो अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है, मेंटल ठाकुर के हिसाब से आ रहा है कि छिपकलियाँ दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती हैं। आप लोगों ने देखा होगा छिपकली दीवारों पर उल्टा भी लटक जाती है, यानी कि दीवारों पर, छत पर आप लोग गिरते होंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। छिपकली ऐसा क्यों कर लेती है, देखते हैं। छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इसके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार से ऊपर चलती है तो उसके पैरों और दीवारों के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। भारी हवा का दबाव भी हमें दीवार पर चलने में सहायक होता है, इसीलिए जो होता है छिपकली वो दीवार पर नहीं गिरती है। तो भाई अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है हमारा कि चींटी एक लाइन से कैसी चलती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब चींटी अपने बिल में जाती है, कहीं जाती हैं, तो ज़्यादातर एक लाइन बनाकर चलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है या ऐसा कैसे होता है, देखते हैं अपने मेंटल ठाकुर के
हिसाब से। तो है चींटियों की में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें फेरोमोन्स, आप फेरोमोन्स का नाम सुना ही होगा, फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के दो स्पर्श श्रृंखलाओं या रेटिना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है जो फेरोमोन्स छोड़ती है। उसी के पीछे हमारी जो और दूसरी चींटियां हैं वो चलती रहती हैं। दूसरी चींटियां अपने एक्टिना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी से फेरोमोन का रिसाव करने लगती है, करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाएं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। तो आप लोग जानते हैं कैप्टन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट वेंकटेश ठाकुर के हिसाब से आ रहा है। तो अगला फैक्ट है हमारा कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखता होगा, जब बादल होते हैं तो ज़्यादातर आसमान में बिजली चमकती है। क्या होता है, बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति को बिजली उत्पन्न कहते हैं या बिजली उत्पन्न होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्लस और माइनस विद्युत को इंक्रीज किया जाता है तो चिंगारी से निकलती है। उसी हिसाब से इसमें ये होता है कि जब ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जब आपस में टकराते हैं तो बिजली का निर्माण करते हैं। तो कैसा लगा इस फैक्ट जानकर कमेंट में लिखना ना भूलें। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि हमें किसी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है। तो हमने थोड़ी देर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आखिर जब हमारी नाक बंद हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हमें किसी चीज़ का गंध क्यों नहीं पता चलती है। उस हिसाब से यहाँ पे आया कि हमें किसी चीज़ का स्वाद का पता कैसे चलता है। जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे पार्ट के लिए। तो हम देखते हैं जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है और जीभ मुंह के भीतर स्थित है, ये आप सब लोग जानते हैं। यह पीछे की ओर चौड़ी तथा आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका यानी कि आप जानते हैं हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी हैं। इनके ऊपरी सिरे से वाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार की मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का जो आगे का भाग होता है वो मीठे तथा नमकीन स्वाद का भाग अनुभव करता है। जीभ का जो आगे का भाग होता है वो मीठे और नमकीन का स्वाद करता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव करता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती है। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार को घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुंचते हैं और स्वाद का अनुभव देने
लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचान कर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है। तो आप हमारे फैक्ट से जानते ही होंगे, जान ही गए होंगे कि मस्तिष्क कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन कितनी ग्रंथियाँ होंगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो देखते हैं अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट है कि उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है। आप लोग अगर अंधेरे में जाएंगे तो कहीं पर गिर पड़ेंगे, कुआं हो, खाई हो, गिर पड़ेंगे। मगर उल्लू होता है वो अंधेरे में उड़ता रहता है, स्पष्ट दिखाई देता है उसे। क्यों? उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। ये एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये नहीं कि हाँ उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, वट इतना कम दिखाई देता है कि वो किसी चीज़ को स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है कि जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। तो दोस्तों अगला फैक्ट क्या है आप देखते हैं। मेंटल ठाकर के यहाँ से आया है कि पहली मुर्गी आई या अंडा आया। पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो ये जो आप जीव विज्ञान के बारे में अगर जानते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया, इस प्रश्न में कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है। अगला देखते हैं कि आग पानी से क्यों बुझ जाती है। कि दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा जो श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के सक्षम हो संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। इनमें से कुछ यानी कि किसी एक की उपस्थिति में आग पैदा नहीं होती है या नहीं हो सकती है। अगर आग एक बार जल जाती है यानी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थों की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है जो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मदद से आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला के दूर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति बंद की जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये फैक्ट जानकर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगला देखते हैं बरसात कैसी होती है। बरसात कैसे होती है या कैसी नहीं, कैसे होती है। तो आर्द्र मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उड़ जाती है, परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती है ताप कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उड़ती है तो उनमें मौजूद वाष्प कण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। जब पानी की बूंद भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है, इसे हम बारिश कहते हैं। चूँकि मानसून हवाओं में वाष्प कण भरपूर मात्रा में होते हैं इसलिए बारिश भी जमकर होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लास्ट में फैक्ट जानकर, यानी कि टोटल फैक्ट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एक बार फिर कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक लाते रहते हैं। और बेल आइकन पर ऑल पे जाकर प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। तो धन्यवाद, थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। ओके।